सर मैं स्टार्ट करूँ। जी सर। बट आज का टॉपिक क्या है? मैंने प्रिपेयर नहीं किया। आई विल ट्राई टू प्रेजेंट इट। नो प्रॉब्लम सर। जो टॉपिक आपने करवा दी उसको रिवाइज करवा दें, क्योंकि फिर यूँ करके जो भी वो क्यूरीज होंगी ना, तो क्यूरीज को हम पूरी कवर कर देंगे सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। आई थिंक आज हम ये प्रेजेंट कर लेंगे, कॉमा कि व्हेन टू यूज एंड हाउ टू यूज। अच्छा, कोई बता सकता है हम कॉमा लगा क्यों है सेंटेंस में? देयर आर मल्टीपल रीजन। कॉमा तो बेसिकल आई थिंक दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, यानी कि आप जब कुछ चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो, तो अगर दो सेम रिलेटेड हो, जैसे कि प्रॉपर नाउन हो या दो कॉमन नाउन तो नहीं, आई थिंक प्रॉपर नाउन हो, लिस्टेड थिंग हो जैसे कि, तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है कि लाइक अ लिस्ट ऑफ थिंग, वेजिटेबल की हो गई एंड हम्म। समथिंग अदर। तो हम उनको सेपरेट करने के लिए, थोड़ा सा पॉज लेने के लिए आई थिंक कॉमा यूज़ करते हैं। हाँ जी, पॉज लेने के लिए, जो लिस्ट ऑफ थिंग होंगे उनको सेपरेट करने के लिए। अभी जो फर्स्ट है ना हमारे पास, तो सेपरेट अ लिस्ट, आइटम इन अ लिस्ट। जब हमारे पास एक सेंटेंस होंगी, उसमें मल्टीपल आइटम्स होंगी जो एक दूसरे से रिलेटेड होगी, तब हम उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। लाइक यहाँ पे आप देखिए ना, यूज कॉमा टू सेपरेट थ्री और मोर आइटम इन अ सीरीज। अब यहाँ पे थ्री इसीलिए लिखा है, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में दो आइटम होती तो उनको हम एंड के जरिए क्या करते? सेपरेट करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आई बॉट एप्पल एंड बनानास, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि वो थ्री और मोर आइटम इन अ सीरीज, द कॉमा बिफोर एंड इज कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड कॉमा। अभी ये जो कॉमा है ये मोस्टली मैं नहीं लगाता क्योंकि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। बट इनको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, जो कि लगाना जरूरी नहीं क्योंकि ये ऑप्शनल है। इट्स ऑप्शनल बट रिकमेंडेड फॉर क्लियरिटी। अगेन जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन है, आफ्टर इंट्रोडक्टिव वर्ड्स फ्रेज और क्लासेस। जब हम कोई इंट्रोडक्शन, कोई तारुफ कराते हैं किसी चीज़ का, उस टाइम पे जो फ्रेज होगी या क्लास। अच्छा, आपको फ्रेज और क्लास का क्लियर है सबको? चलिए वो बात देख लेंगे। क्लियर है, लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेंगे उसको। अच्छा, जो होता है ना फ्रेज, वो फ्रेज कंटेन होता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट पे। और सॉरी, मैं इसको फिर बाद में क्लियर कर दूंगा, मैं ये भूल गया। जैसे विद इन अ फ्रेज सेंटेंस। ये जैसे फ्रेज ये है कि देखिए आफ्टर डायरेक्शन वर्क्स पेयर्स एंड क्लॉजेस। मैंने बताया हुआ भी नीचे देखिए, व्हेन अ सेंटेंस बिगन एन इंट्रोडक्शन पेयर्स एंड डिपेंडेंट कॉज, ये पेयर्स एंड डिपेंडेंट कॉज यूज होना कॉमन आफ्टर इट, मतलब कि कहाँ कहाँ कॉमन उसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया कि आफ्टर लॉन्च वी वांट बैक टू वर्क। इसमें एग्जाम्पल में बताया गया कि व्हेन आई फिनिश माय वर्क आई वॉन्ट फूड, मतलब कि इसके अंदर कॉज और पेरिस और कॉजेस को यूज किया गया है। यस आई विल ज्वाइन यू, इस तरह इसमें जो चीज उसके अंदर यूज की गई है वो तो बताई इसमें गई है एक इस ये है तरह। ना कि आई थिंक क्लास हमें कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। जी। हाँ, और फ्रेज करता है। तो हम कॉमा की बात कर रहे थे यहाँ पे। विद इन अ सेंटेंस बिगिन विद इंट्रोडक्टिव फ्रेज और डिपेंडेंट क्लास।
जो क्लास हमारे पास डिपेंडेंट होगा, देखिए दो क्लासेस होते हैं, ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास। अगर हम इन सेंटेंस में देख लें, आफ्टर अ लंच वी वेंट बैक टू वर्क। अब इसमें एक है डिपेंडेंट क्लास और एक है इंडिपेंडेंट क्लास। अभी आप खुद देख लें कि इस सेंटेंस में एक क्लास ये हुआ, ठीक है, और एक क्लास ये कॉमा से पहले हुआ। तो अंदाज आप खुद लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा है डिपेंडेंट क्लास और एक कौन सा इंडिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर अ लंच, ठीक है, वी वेंट बैक टू वर्क। अगर मैं कहूँ जस्ट वी वेंट टू वर्क, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये है ना आफ्टर अ लंच, अभी ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इस आगे वाले क्लॉज पे। तो जब हमारे पास डिपेंडेंट क्लास और कोई इंट्रोडक्टरी फ्रेज आ जाए तो उनको हम कॉमा के जरिए सेपरेट करते हैं। When I finished my project, I felt relieved। अभी I felt relieved, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये खुद डिपेंडेंट क्लास है। When I finished my project, बात तो यहाँ पे खत्म हो गई। When I finished my project, I felt relieved, मुझे आराम मिला, मुझे सुकून मिला। तो तब जब ये केसेस होंगे हमारे पास कि एक डिपेंडेंट क्लास होगा और एक इंडिपेंडेंट, तो उसको हम कॉमा के जरिए सेपरेट करेंगे। यस आई विल जॉइन यू, अभी ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो गया, ठीक है। यस आई विल जॉइन यू। हाउएवर वी शुड कंसीडर अदर ऑप्शंस। अच्छा, अगर मुझे मुझे से कुछ मिस्टेक हो तो आप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर वी शुड कंसीडर अदर ऑप्शन। अभी ये अगेन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में आ गया। हाउएवर, अगर वी शुड कंसीडर अदर ऑप्शंस, व्हाई? It is it signal a pause and help does reader understand the sentence and structure। पॉज का मतलब एक शॉर्ट ब्रेक, ताकि जो है ना रीडर्स या लिसनर उनको सुनने और समझने में आसानी हो। बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यूज अ कॉमा बिफोर फॉर एंड। अभी ये है ना फैन बॉयज, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स को स्टैंड आउट करता है। एफ स्टैंड फॉर A for and, N for nor, but, O for or, Y for yet and S for so। यूज कॉमा जिस भी सेंटेंस में, ठीक है, ये वर्ड्स आएंगे तो आप उनसे पहले एक कॉमा लगाए। When they connect independent class, जब वो इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करेंगे। अब एग्जांपल में हम देख लेते हैं। I wanted to go for a walk, but it started raining। अभी यहाँ पे जो है ना बट, ठीक है, ये एक अलग क्लास है। अभी फर तो यहाँ पे भी है, चूंकि फैन बॉज में ये स्टैंड आउट करता है, ये है। बट हम फर से आगे कमा नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक ही क्लास है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग, वी रॉन्ग देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अभी इस सेंटेंस में, ठीक है, आप मैं एक मिनट एनोटेट करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एज ए होल एक सेंटेंस है, ठीक है, एज ए होल नहीं है, बल्कि इसमें दो है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। कोई बता सकता है कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है? When I wanted to go for a walk, ये हमारे पास एक क्लास हो गया, बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अब इन दो क्लास में डिपेंडेंट कौन सा है? आई थिंक सेकंड वाला डिपेंडेंट होगा, क्योंकि जब वो वॉक के लिए बाहर जाने लगा और जाने लगा तो क्या बारिश स्टार्ट हो गई।
एग्जैक्टली सर। अभी थोड़ा सा ये ये क्या करते बताइए, थोड़ा सा अगर ये बताइए, क्लास क्या होते हैं? और सरसरी साहब। हैं? हाँ, यहाँ से देख लेते हैं क्लास। A class is a group of words that contain both subject and verb. It can be a complete sentence on its own or a part of larger sentence. अच्छा, है ना, क्लास अ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब ये एक छोटा सा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है। और ये एक सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग को भी कन्वे करता है। ये भी हो सकता है कि और अ पार्ट ऑफ अ सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास। वेट में ये बता, स्क्रीन क्लियर करता हूँ। A class can also refer to a specific section, a stipulation in a formal document. यानी कि जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों पाए ज्यादा, जाएं, और एक वो, जी जी, यानी कि किसी सेंटेंस को लेके किसी अभी का मेंशन कर है रहा हो, ना, ठीक होगा। हाँ। फ्रेज फ्रेज कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता फ्रेज। A phrase is a group of words that function as a single unit in a sentence but does not express a complete thought. इसमें फर्क ही यही है बेसिकली कि क्लॉज क्या करता है, वो कंप्लीट मीनिंग देता है बट जो है ना फ्रेज, वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता बिकॉज इट लैक अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी होगी। Phrase add details and meaning to the sentence and can be used as a different parts of speech like noun, verb or adverb. ये इन फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है बट ये स्टैंड अलोन अगर बात करें ना, जो उसका खुद का वजूद है, खुद वो मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। इसके अपोजिट जो है ना क्लास, वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है। मजीद ये है कि फ्रेज क्या करता है, फ्रेज ऐड डिटेल्स एंड मीनिंग। जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे उनमें मजीद ये क्या करेगा, क्लियरिटी ऐड करेगा। अच्छा, फ्रेज और क्लास अभी क्लियर है। हाँ, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। आई wanted to go for a walk but it started raining। अब ये सेंटेंस है, ठीक है। It started raining and I wanted to go for a walk। अब आप यहाँ पोर्शन में देख ले कि ये क्या करता है, कॉमा जो फैन बॉयज में है, दे कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास। अभी ये दोनों की दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लास है। इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश हो रही है या बारिश, इट स्टार्टेड रेनिंग बारिश हो रही थी, इट स्टार्टेड रेनिंग। एंड यहाँ पे आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक। अभी ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है मतलब ये खुद के लिए जुदा है, ये एक दूसरे पे इंहिसार नहीं करते, ये दोनों की दोनों सेंटेंसेस। बट यहाँ पे क्या करता है, बट ये वाला जो फैन बॉयज में है, या व्हेन दे कनेक्ट टू क्लासेस, ये इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जो अपर पोर्शन था ना, अपर पोर्शन जो सेकंड रूल था ऑफ when a sentence begins with an introductory phrase or dependent clause। यहाँ पे वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो है ना फैन बॉयज में, बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पे जस्ट वो टू इंडिपेंडेंट क्लास को क्या करता है, कनेक्ट करता है। लेकिन ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, कि इन वर्ड से पहले आप लाजमी कामा लगाए। टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, use comma to enclose words, phrase, or clause that are not essential to the meaning of a sentence. My brother, who lives in Canada, is visiting next week. If you remove the clause who lived in Canada, the main idea still makes sense. To set off, अच्छा, ये किसी को क्लियर हुआ यहाँ पे? सर ये तो क्लियर है। नहीं नहीं, मुझे कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया खुद। किस चीज़ में?
ये फॉर्म है, टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, यूज अ कॉमा टू इनक्लोज वर्ड फ्रेजेस और क्लासेस आर नॉट असेंशियल टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। अच्छा, अभी वो ये भी कह सकती थी, वो जो माई ब्रदर हु लिव्ड इन कनाडा, ये उसने मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जो कि नॉन एसेंशियल थी, मतलब अहम नहीं थी। इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, लाइक माई ब्रदर इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है। अभी उसने हु लिव्ड इन कनाडा, ये अलग क्लास जो है ना, अच्छा फ्रेज। सर, इसमें ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि जैसे कि जो चीज सेंटेंस से करेक्ट ना हो, जैसे कि अगर हम एक मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं, बात में अगर हमारा कोई सेंटेंस से वो गलत है, तो हम उस चीज को नहीं बोलेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि अगर ये कि अगर हमने बोला कि एक कोई लफ्ज बोला, वो लफ्ज हमारे सेंटेंस से जुड़े नहीं, मतलब हमारे सेंटेंस से मैच ना हो, तो हम उस सेंटेंस को रिमूव करेंगे अपने सेंटेंस से, और वो सेंटेंस लगाएंगे जो हमारे सेंटेंस से करेक्ट हो, कि जुमला भी बने और सामने वाले को समझ में भी आए। जैसे कि अगर लिखा हुआ माई ब्रदर हु लिव इन कनाडा, अच्छी जगह मैंने बोला माई ब्रदर हु लिव इन कनाडा इन विजिटिंग नेक्स्ट वीक, अब मैं भी ये बोल सकता था कि मैं आई विजिट इन नॉट सेशन टुमारो इन द सेक्शन, ये इस तरह नहीं बनेगा। तो मैं ये क्या बोलूंगा, आई विल ज्वाइन द सेक्शन। अब इस तरह बोलूंगा कि मैं, हाँ मैं ज्वाइन हो रहा हूँ सेक्शन में, तो ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। तो अब इसमें क्या बोला कि इधर क्या रिमूव करना है कि इफ यू, देखिए इसमें बताया, इफ यू कॉज, कॉज का मतलब क्या होता है, जो रॉन्ग सेंटेंस हो उसको मतलब कि रिमूव कर दो। जैसे कि हमारे पास क्या सेंटेंस आ रहा है, हु लिव इन कनाडा, सही है ना, बीच वाला सेंटेंस, ये जो ऊपर वाले में है। तो इसमें क्या किया, अब जब ये उसको रिमूव किया तो क्या बना फिर, एंड वाला, स्टार्ट वाला एंड वाला, माय ब्रदर इज विजिट माय नेक्स्ट वीक, मेरा भाई कल विजिट करेगा नेक्स्ट वीक को, सही है ना। तो इसने वो बना दिया जुमला, तो क्या बन गया, करेक्ट सेंटेंस। सही, इसी तरह पे अगर देखें नीचे देखें, रॉन्ग लिखा हुआ है, लिखा हुआ माय ब्रदर हु लिव इन कनाडा इन द नेक्स्ट वीक, अगर ये होगा तो इस तरह पूरा रॉन्ग होगा, हमारे जुमले में सेंटेंस बनेगा नहीं और जुमला भी नहीं बनेगा, तो इसको पूरा गलत क्या कहा गया है। तो अगर सही करवाने के लिए तो इसमें क्या है कि इस तरह लिखा, दिस मीन्स यू हैव द ब्रदर अर्ली, देखें लिखा हुआ है दिस मीन्स यू हैव मोर ऑफ देन वन ब्रदर, एक भाई एंड ओनली द वन इन कनाडा, एक भाई एक कनाडा में गया विजिट करने के लिए, सही है ना। तो ये उसने आपको बताया, तो हु लिव इन कनाडा का मतलब ये होता है कौन, मतलब कौन सा कनाडा, मतलब लिव करेगा इन कनाडा। तो वो इसलिए वो सेंटेंस को गलत कहा है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करवाने के लिए वो सेंटेंस, एग्जाम्पल के तौर पर देखने, मैं अगर मैं सेंटेंस की मैं डिक्शन को ओपन करूँ, कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम बात करने के लिए हम वो सेंटेंस को करेक्ट करेंगे जो सेंटेंस हमारे लिए जुमले में बनेगा। जैसे कि अगर हमारे जुमले में क्या बन रहा है कि ये बन रहे हैं और एक ये बन रहा है, ठीक है, अब ये नहीं बन रहा है। अब ऐसा कोई सेंटेंस जब हम को बोलते हैं, माज हम जो बात करते हैं, तो हमारे सामने वाले कन्वर्जेशन में ये हो जाती है कि आप वो क्या, मतलब कि किस तरह कन्वर्जेशन हो रही है। तो जैसे कि सामने वाले बंदे ने बोला है, तो अब उस बंदे ने बोला तो हमने जब जवाब दिया, तो हम उसको उस तरह देंगे कि उसको भी समझ में आए और मेरा सेंटेंस भी करेक्ट हो और जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बात जुमला करेक्ट हो, इस तरह वो हम बोले। अगर हम वो ये ऐसे जो बोलेंगे तो वो ना उसको समझ में आएगा, ना मुझे समझ में आएगा, ना सेंटेंस भी को नहीं वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह वो होता है। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग। जो है ना फिफ्थ, टू सेट ऑफ पॉजिटिव, an appositive renames or explain a noun and comma separate it from the rest of the sentence. My friend Ali is a talented developer. Ali rename my friend. अब यहाँ पे देखे ना, to set off a positive, an appositive rename or explain a noun, जो है ना पॉजिटिव हमारे पास, वो नाउन को एक्सप्लेन करता है या उनको रिनेम करता है, एंड कॉमा सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और कॉमा जो है ना उसको बाकी सेंटेंस से अलग करता है। माई फ्रेंड अली, अभी उसने बात की ना माई फ्रेंड अली, अभी है ना अली एक नाउन है, ठीक है, उसने नाउन को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, इज अ टैलेंटेड डेवलपर। इफ इट इज एसेंशियल, इफ इट इज एसेंशियल
you have more than one friend and you mean that specific omit commas. अगर एक सेंटेंस में more than one फ्रेंड्स आर नाउन आ गए तो हम कॉमा को ओमिट कर सकते हैं, मतलब उसको स्किप कर सकते हैं। माय फ्रेंड अली इज अ टैलेंटेड डेवलपर। आई थिंक सर यहाँ पे ये जो है ना, ये उतना ज़रूरी भी नहीं है, सेंटेंस फिर भी सेंस बनाता है। माय फ्रेंड अली इज अ टैलेंटेड जी डेवलपर। इसमें ये है कि सेंटेंस बनाता है, इसमें ये बताया गया कि टू सेट ऑफ ऑपोजिटिव्स, मतलब कि पॉजिटिव रिमेन्स एंड एक्सपेंड अ नाउन एंड कॉमा सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बता रहा है कि ऑपोजिट सिनोनिम्स और एक्सप्लेन कर रहा है वो नाउन और कॉमन्स को सेपरेट कर रहा है। अब जैसे कि मैं दूं कि अली इज अ टैलेंटेड डेवलपर, सही है ना। अब अली इज अ टैलेंट वाले बात, तो अली तो बहुत सारे भी होते हैं, तो कौन सा अली मतलब कि टैलेंट है, मतलब कि वो जैसे कि अब काफी सारे अली खड़े हुए हैं, अब काफी सारे मतलब कि खड़े हुए हैं जो एक नाम से हैं। तो वो बता रहा है कि इस सेंटेंस को क्या किया उसने, रीनेम किया, मतलब कि दोबारा से उसको दोबारा नाम बताया कि, और उसको एक्सप्लेन किया नाउन और कॉमास के ऊपर में। तो उसने कहा कि माई अली इज माई फ्रेंड अली, मतलब कि मेरा फ्रेंड अली है, माई ब्रदर अली। इस तरह तो इज अ टैलेंट है, तो इससे पता चला जुमला कि रीनेम भी हो रहा है, और इसने बताया भी कि मेरा जो एक्सप्लेन भी फ्रेंड है। है वो अली है। जी, मेरा जो फ्रेंड है अली है वो टैलेंटेड डेवलपर है। यहाँ पर ये भी होगा कि इसको अगर मैं रीनेम चेंज करूँ तो माय ब्रदर अली इज अ टैलेंट डेवलपर, मेरा भाई जो है वो टैलेंट है। अगर यहाँ पर आ गया कोई वो गर्ल का नाम आ गया तो इस तरह होगा कि माय कजन, जो गर्ल का नाम जो भी होगा तो प्रोफेशनल डेवलपर। इस तरह ये होता है, तो नेम चेंज हो जाता है। इस तरह ही बताया गया है सारी चीजें। थैंक यू। जो भी सिक्स वन है, टू सेपरेट कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स। अभी अगर एक सेंटेंस में मोर देन वन एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, तब भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कॉमा के जरिए। अब एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मजीद स्पेसिफाई करता है। When two or more adjective equally describe a noun, use a comma between them. For example, अगर मैं कहूँ ना कि it was a long tiring journey। अब यहाँ पे जो है ना, जर्नी को, जो सफर था, उसको डिस्क्राइब किया गया है इन दो एडजेक्टिव के जरिए, लॉन्ग और टायरिंग। तो अभी ये जो है ना दो एडजेक्टिव, मिसाल के तौर पर अगर ये टायरिंग ना होता तो हम कह सकते थे कि इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। अब यहाँ पे दो एडजेक्टिव आ गई है, ठीक है, लॉन्ग एंड टायरिंग। अगर हम यहाँ पे कॉमा को स्किप कर लें, लाइक दिस वन, इट वॉज अ लॉन्ग टायरिंग जर्नी। अभी लॉन्ग भी एडजेक्टिव है और टायरिंग भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इन दोनों को कॉमा के जरिए सेपरेट किया जा सकता है, और ये मस्ट भी है, ठीक है, क्योंकि पे स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। if you want to if you can put and between them or switch their order, use comma। अच्छा, अगर हम अभी ऑर्डर ये होता है, ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था कि टायरिंग को हम आगे करें और लॉन्ग को हम पीछे करें। लाइक इट वाज टायरिंग लॉन्ग जर्नी, तब भी इन दिस केस हम कॉमा को लाजमी लगाएंगे। इट वाज अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी। इट वाज अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी। अभी यहाँ पे ये एडजेक्टिव टू है, ठीक है, इनको हम एंड के जरिए भी सेपरेट कर सकते हैं, बट अगर थ्री या मोर देन थ्री आ जाए तो वहाँ पे कॉमा लगाना मस्ट है। लाइक इट वाज अ लॉन्ग टायरिंग, इट वाज अ लॉन्ग कॉमा टायरिंग एंड एंजॉयबल जर्नी। अच्छा, ये एडजेक्टिव वाला समझ आया? टू सेट ऑफ ये सर क्लियर है। To set off direct address, use comma to separate the name of a person being spoken। ठीक है, मतलब अगर हम किसी को मुखातिब करते हैं, टू सेट ऑफ डायरेक्ट एड्रेस, अगर हम किसी को डायरेक्टली कुछ बोलते हैं, लेट्स ईट बख्त, कोई स्पीकर है, ठीक है, जो मुझसे बोल रहा है कि लेट्स ईट बख्त, चलो खाना खाए, बख्त यूर,
कोड लुक्स ग्रेट। अभी अगर हम किसी को डायरेक्ट ही एड्रेस मतलब डायरेक्ट ही बोलते हैं डायरेक्ट, तभी इन दिस केस में हम कॉमा लगाते हैं, कैन यू हेल्प मी प्लीज। अभी ये भी एक डायरेक्ट एड्रेस है। जैसा थोड़ी ऑलराइट। अच्छा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग की यहाँ पे आर्नो पे। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो डीटी या आइल्स देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ से बहुत की प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग की और सॉरी आइल्स की स्पीकिंग की भी और डीटी स्पीकिंग की भी। तो यहाँ पे हाउ डू यू बिल्ड एंड, अच्छा सॉरी फॉर द डिले, स्पीक अबाउट द टॉपिक। डीटी में हमें एक टॉपिक दिया गया होगा, ठीक है, जो कि हम 90 सेकेंड तक उस टॉपिक के बारे में बोलेंगे। तो यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और सेम ये आइलेट्स में भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तब यहाँ पे हम उनको आंसर करेंगे। हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद समवन। थिंक ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख के ही आंसर का रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है मेरे ख्याल में। जो आपका स्टार्टिंग हो ना पॉइंट्स, ये क्या हुआ? सॉरी। अच्छा, वो आपने ऊपर से क्या? टाइम टाइम स्टॉप नहीं किया होगा, टाइम स्टॉप नहीं किया होगा यहाँ नहीं, से। हाँ। मैंने बोला नहीं था सर, सॉरी सर फॉर डिले। बट यहाँ पे ये है ना डीटी में, ठीक है, हमारे पास एक पोर्शन होता है स्पीक अबाउट रीड देन स्पीक, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ दिया गया होगा एक टॉपिक, जिसके बारे में हम बोलेंगे थ्रू 90 सेकेंड। बट यहाँ पे ये है ना कि हम इंडिविजुअल क्वेश्चन को आंसर करेंगे, तब हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लाइक यहाँ पे अभी क्या है, 4 क्वेश्चन है, लेकिन अभी टॉपिक क्या है, हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद समवन।
या हम किस तरह से किसी के साथ एक अच्छा सा ताल्लुक को मेंटेन कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक आर इम्पोर्टेंट। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन कौन से क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है एक अच्छे और हेल्थी रिलेशनशिप में। सेकेंड वन, कैन यू शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप यू वैल्यू एंड वाई। तब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देंगे, लाइक दोस्त की या जो भी हो, ठीक है। थर्ड वन, हाउ यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे जो इख्तिलाफ होता है या डिसएग्रीमेंट इन रिलेशनशिप, हम उनको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। लास्ट वन, व्हाट डू यू थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप। अच्छा, जब हम एक ताल्लुक को मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसमें मुश्किल पार्ट कौन सा है। तो 90 सेकंड के अंदर ही हमने इन 4 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। और हमारे मार्क्स काउंट होंगे 160 में, लाइक जो टोटल स्कोर है वो 160 है, तो उसमें से हमारे मार्क्स आएंगे। अब इसको कौन ट्राई करना चाहेगा। मैं ट्राई करता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ स्क्रीन को, आप प्रिपेयर कर ले। अच्छा, यहाँ पे 20 सेकंड हमारे पास प्रिपरेशन के लिए होते हैं। Let's start. A relationship is very important in every human life. Uh, like a strong relationship within a family, friends, and in different organizations. When a person is working, a strong relationship is that have the number of reduce errors, good communication and conversations between the two understanding peoples, recently mentioned families and friends. A good friend has a good relationships. Might Families have different relations like bloody brother, sister, mothers. They love with each other and share things and problems and many others, like how we can reduce the conflict. Relationships not only reduce the conflict, but it is also important that it improves the human efficiency, like a thinking and next to move uplift to their goals to achieve some good habits. Mostly in the difficult situations when ये तो खत्म हो गया। चलो ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो खाली आएगा। अच्छा, आ गया है। सर इनेबल था वो ऑप्शन। अच्छा, सर ने बात की ना, इम्पोर्टेंट इज, यहाँ वो पे मैंने वो है। रिलेशनशिप बोला था अच्छा, वो शायद। वो स्किप हो गया। हाँ। For me, like a strong relationship within a family, friends, and in different organization. When a person is working, the strong relationship is there to have under reduce good communication conversation between two. सर आपने ये रैंडम बोला था या आंसर किए थे क्वेश्चन को। नहीं, रीड किया था मैंने क्वेश्चन को। ओके। इसमें आई थिंक वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, तो इस वजह से 95 और इतना आ रहा है, क्योंकि टॉपिक के रिलेटेड तो है, रिलेशनशिप के ऊपर ही बात हुई है, फैमिली फ्रेंड्स और इनका जो आपस में रिलेशन है। लेकिन देखें, वर्ड भी 135 वर्ड काउंट हुए हैं, लेकिन आई थिंक इसमें जो मिस्टेक हैं ग्रामेटिकली हैं, वो मुझे भी नज़र आ रही हैं। मैंने ये देखें, इसको थोड़ा सा ऊपर अच्छा, स्क्रॉल करें, ये बता रहा है। तो जो हमारा है ना फ्लो, हाँ। आपने main idea is repeated which helps the listener understand the topic। चलिए ये ठीक हो गया। Thoughts are grouped into themes, qualities, example and values, ये भी ठीक हो गया। सर जो मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे there is some repetition and hesitation language, practice planning a very short outline before speaking। अच्छा, आप ये है ना, आप बार बार पॉज ले रहे थे और वर्ड्स को रिपीट कर रहे थे।
हाँ, रेपुटेशन मैंने किया है, लाइक अ फ्रेंड, फैमिली, इन चीज़ों की मैंने बहुत रेपुटेशन की है, रिलेशनशिप की भी की द है। आंसर एंड्स एब्जॉर्बली, प्रैक्टिस फिनिशिंग। अच्छा, आपने ना आई थिंक कुछ को आंसर नहीं किया, या आपने उनको एंड नहीं किया कुछ क्वेश्चंस को। Despite grammatical mistake, the general meaning is still mostly understandable. Practice basic sentence structure like subject verb agreement and short. आपको इनकी प्रैक्टिस की जरूरत है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। रिव्यू यूज ऑफ आर्टिकल, आपने मोस्टली आर्टिकल को भी गलत लिखा है। एंड लास्ट वन, रिकॉर्ड शॉर्ट आंसर एंड करेक्ट एरर्स। अभी आपका वो जनरेट हो जाएगा जस्ट बस इसमें से वो एरर रिड्यूस करेंगे तो उसका थोड़ा सा स्कोर बूस्ट कर देगा। 120 तक फिर चला जाएगा वो। हम्म। अच्छा, ये कोर्स स्टार्ट भी इसलिए हुआ है, ठीक है कि आई थिंक ऐसे सर, मेरे मेरे ख्याल में तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप अपने साथ एक तो देखें, चैट जीपीटी का टूल है, वो अच्छा है, वो हमें सिर्फ ये है, हमारी एरर फाइंड करके दे सकता है, या हमें थोड़ा सा बता देगा। लेकिन बेहतर तरीका तो यही है कि हम जितनी से जितनी प्रैक्टिस करें, अपने साथ प्रैक्टिस करें, हम अपनी गलतियों को खुद फाइंड करें, रादर देन कि हमें चैट जीपीटी फाइंड करके दे। सर यहाँ पे ये है ना कि डीईटी में मोस्टली के मुझसे आर्टिकल की मिस्टेक होती है और प्रीपोजिशन की मिस्टेक होती है। हम्म। एंड अगर हम फोकस करें अपनी वीक एरियाज पे, ठीक है, नॉट जस्ट रेंडमली फॉर प्रैक्टिस करें, तो टाइम का ज़ाया है। बस ये है कि हमारी जो वीक एरिया है, लाइक मेरा ग्रामर है, तो वहाँ पे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब अब यहाँ तक पे ये ना हाँ, इनको इनको फिक्स करने के बाद 110 तक स्कोर चला जाएगा। 110, हाँ, ये देखें। 10। अच्छा, मैं एक ट्राई करता हूँ, ठीक है सर, मेरा क्या बनता है। आप इसको ना दोबारा वो रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश कर लें। नहीं इसको एनी, अच्छा मैम आप ट्राई करेंगे सायरा। चलें, आप कर लें, आई थिंक वो अवेलेबल शायद हो। I believe that there are multiple reasons in a relationship which can cause conflicts and disagreement. But the thing is that if we handle it through proper communication, then it will help a lot to maintain a good relationship. For me, I believe that communication is important in resolving conflicts rather than, sorry sir, मैंने ना प्रैक्टिस नहीं की थी, काफी अरसा हुआ। There are multiple reasons which can cause conflicts in a relationship. But the thing is that if we handle it through proper communication, it would maintain our relationship. Communication play a crucial role in resolving conflicts. If I had a disagreement or conflict with someone, rather than or acting at that time, I silent, and next time I sit with that person and think about our conflicts or the cause, so we can resolve it communication and proper planning. Moreover, empathy play a significant role to maintain a relationship. Like if someone had understandable in a relationship, it would may secure it. Finally, compromise in some cases lead to a healthy relationship, but we can think about of our self-respect. सर ये है कि प्रैक्टिस लाजमी है, मैंने नहीं की थी, काफ़ी अरसा हुआ।
नहीं, ऐसे होता है स्टार्टिंग में ना, तो ये ऐसे ही होता है। विद इन ये बूस्ट हो जाती है। पहले मैं प्रैक्टिस करता था और फिर मेरी आपने टेस्ट काफ़ी दिया था ना डीईटी का? जी। आपने टेस्ट दिया था डीईटी का? मैंने पहले दिया था 2-3 वीक पहले, तब मेरा आया था 100 के इक्वल। फिर मैंने नहीं दिया, थोड़ा सा मैं वो ही था, क्या कहते हैं कि खुद ही मैंने भी लोग दिया था आज। वन। मेरा हाँ। प्रोडक्शन 115 था, 115। अच्छा, और तब तो ओवरऑल आप। 105 था, तो नहीं, वो हो ओवरऑल गया था कितना थोड़ा। था आपका? 105। यानी कि आपने डीटी पहले दे दिया एक दफ़ा? जी जी। नहीं, मैंने नहीं दिया। मैंने वैसे प्रैक्टिस दिया था तो मेरा 110 पे आता था। आज मैं सुबह भी प्रैक्टिस से वो देने लगा था, लेकिन वो देते देते हाँ मैंने उसे स्किप कर दिया था। प्रैक्टिस में मेरा 130 और 125। 130-125 था आपका प्रैक्टिस में? फिर वो जी। कम क्यों हुआ? मेरा रीडिंग में कम था। ओवरऑल मेरा अच्छा था, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में आपने तो भी। आई थिंक मेरे ख्याल में तो आर्ट्स की भी प्रिपरेशन अच्छे से की थी। नहीं की थी, बट आर्ट्स थी या मैंने नहीं टेस्ट थी? नहीं दिया था। मॉक टेस्ट नहीं दिया था, मैंने डायरेक्ट टेस्ट दिया था। आर्ट्स का भी गलती है। कलेक्ट। अच्छा। तो सर, आप राइटिंग की करोगे या सेशन हाँ, को राइट। एंड हाँ। करें? हाँ, क्योंकि राइटिंग की। मेरी तबीयत सर, आप स्क्रीन शेयर करोगे? हाँ, मैं करता हूँ स्क्रीन। ये ना थोड़ा सा बुखार है आज। चले, मैं करता हूँ, आप मुझे अलाउ करें। मेरी हो रही है स्क्रीन शेयर? जी जी। हाँ। अच्छा, आर्नो का है ना ये? स्टे का टाइम, ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। इंटरेक्टिव राइटिंग, राइटिंग पैराग्राफ, यही है राइटिंग सैम्पल आई थिंक। कोई भी यहाँ से ये उठा लेते हैं।
सर आपकी टाइप स्पीड कितनी है? 70 to 80 है। तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान दो ना, इतनी ज़्यादा मिस्टेक है ग्रामेटिकल। हाँ मेरी काफ़ी है, इसी वजह से तो मैंने टेस्ट दिया नहीं था। और दूसरी बात यह है कि आप वो फॉलो नहीं करते, लाइक फर्स्टली सेकेंडली नहीं, उस तरह के वर्ड्स आपके स्कोर को इन्हांस करते हैं। ये देखें छोटी छोटी मेरी मिस्टेक है। वो आप नहीं फ्रेजेस की सर, बात कर रहे हैं। नहीं सर, अगर आप रीज़न देंगे ना, ठीक है, एक चीज़ के लिए, तो हाँ लाइक कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ ये काम, तो आप के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, और उसके साथ अगर आपके पास टाइम हो तो एक एग्जांपल भी दे, लाइक फॉर इंस्टेंस द पर्टिन एग्जांपल ऑफ दिस इज, इस तरह के वर्ड्स यूज करें। यानी कि वो आप फ्रेजेस की बात कर रहे हैं, अक्सर ये जी फ्रेजेस जी। फॉर फॉर इंस्टेंस देयर आर, वो थोड़ा सा वो बड़ा, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया, आई सपोर्ट द सिस्टम दैट, ये वाला, ये काफ़ी, आई सपोर्ट द फैक्ट दैट एसोसिएशन विद द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें यहाँ पे गलती, सिंपल सी गलती है इंपॉर्टेंट। जब ये दैट यहाँ पे सर ना जो, occasional purpose that relate with the technology is benefits like a pros and cons। एक वो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की, इसको अच्छा सबमिट यहाँ पे करते हैं। सर आपसे ना जो है ना टास्क, वो दो चीज़ें बेनिफिट्स, आप उनको एक दो बेनिफिट्स बता दे, एंड जो चैलेंजेस है ना टेक्नोलॉजी में, आप वो डिस्कस कर ले। हम्म, तो क्रेडिट भी नहीं होगा इसमें। सर मैं कर लेता, बट आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कोई इशू नहीं है। रजनी हम इसकी कल और प्रैक्टिस करेंगे। मैंने ये की थी प्रैक्टिस, थोड़ा सा मेरा इंक्रीज होना, पहले मेरा 75 to 85 आने लग गया, फिर 95। अब ये चला गया था 110 से लेके 115 तक सिर्फ राइटिंग में, बाकी मेरा मैंने वन नहीं किया। थर्टी इसमें गया था। आपका? 130। हाँ, और मेरी टाइपिंग स्पीड भी बहुत स्लो है, लाइक 40 वर्ड्स या 35%। नहीं मेरी टाइपिंग स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैंने काफ़ी उसके ऊपर काम किया था। सर जो मेन रीजन 10 कोर्स, ये कोर्स का, हाँ लाइक जो आर्टिकल मिस्टेक है, छोटी छोटी मिस्टेक जो हमारा स्कोर डाउन करती है, इसी वजह से स्टार्ट किया था ये वाला कोर्स। देखिए अभी हम मैथमेटिक्स है। लीड्स। हाँ लिसनिंग, सच एज, यहाँ पे भी गलती है, लाइक्स है, नाउ डेज में भी गलती है, यहाँ पे कॉमा आएगा। नाउ अडेज कॉमन है। कॉमा भी आता है। Okay. अच्छा, इंट्रोडक्टरी एडवांस सेंटेंस है। Advanced. इन द टेक्नोलॉजी नहीं होता, इन। देखिए हम इसको ना चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। इसका क्वेश्चन भी था कहाँ का? अक्सर मैं, मेरे लिए प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो मैं ना उसको क्विट बहुत कर देता हूँ, थोड़ी सी बेहतर होने लगती है और मुझे थोड़ा सा ना वो डिफ़िकल्ट फील होती है तो मैं क्विट कर देता हूँ। कंसिस्टेंसी मैटर करती हाँ ये है। बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। ये देखिए अब इसने जनरेट करके दिया है, साइंस मैथमेटिक्स एंड आर्ट, आई बिलीव दैट। ये देखें ये अच्छा सर, अब इसकी बात आ जाता है। यहाँ पे आप कहे ना अगर उनसे कि मुझे रिस्पॉन्स चाहिए 130 या 140 150 160, तो आप उस लिहाज से आपको रिस्पॉन्स देगा। आप ये भी हाँ लिख सकते हैं मुझे इतने वर्ड्स में, हाँ ठीक है, बिल्कुल चैट जीपीटी ऐसे ही देगा रिस्पॉन्स। वो उतने एडवांस वर्ड्स यूज करेगा और फ्रेज यूज करेगा। नहीं फिर यहाँ पे देखें देर आर मैनी टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें थोड़ा सा फिर हमारे सेंटेंस को मिल, सच है स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन क्लास, एजुकेशन एवं डिजिटल लाइब्रेरी।
अच्छा ये फिर आगे हाउ एवर यूजिंग टेक्नोलॉजी इंक्रीज ब्रिंग चैलेंजिंग सम स्टूडेंट थिंकिंग एडिशनल नोट्स है। तो ये स्कोर को बूस्ट करके देता है काफ़ी हद तक ना। जी जी सर। टाइम भी हो गया है, क्लास को एंड करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी। जी मैम। सर आज मेरी क्लास मिस हो गई है, आप बता देंगे आज आपने क्या कवर किया? मैं वैसे रिकॉर्डिंग भी सुन लूँगी। मैम आज वो था कि हाउ कॉमा के बारे में, किन किन केसेस में हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं। तो वो 5 केस वो पढ़ लिया और बाकी डीटी की प्रैक्टिस कर रही, स्पीकिंग की एंड राइटिंग की। ओके सर, थैंक यू। चलिए सर, फिर टाइम भी हो गया तो सेशन को एंड। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।